नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि समय सीमा के बाद न्यायालय में किए गए टाइटल सूट को न्यायाधीश महोदय खुद खारिज कर देंगे। दोस्तों, आइए आज इसी बिंदु पर कानून क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, इन्हीं दो बिंदुओं पर आज की चर्चा होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सूट को फाइल करने का, किसी भी केस को फाइल करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। चूंकि इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी सूट जो समय सीमा के बाद दाखिल किया जाए उसे खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सूट कब दाखिल करते हैं, यानी सूट दाखिल करने का कॉज ऑफ एक्शन क्या है? जब आपके जमीन पर या आपके संपत्ति पर किसी भी तरह का बाहरी आक्रमण होता है, वहां पर आपके सिविल राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है, सिविल राइट को तोड़ा जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में जाकर के उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने आपके सिविल राइट का अतिक्रमण किया है उसके ऊपर में आप टाइटल सूट का मुकदमा दाखिल करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे आज आपके जमीन से आपको कोई बेकब्जा कर दिया, या जैसे आपके जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति बेच दिया, या आपके भाई ही उठे और आपका हिस्सा ही बेच दिए, तो जिस दिन से बेचा जाता है, यानी घटना का कारण जिस दिन से उत्पन्न होता है दोस्तों, उसी दिन से मुकदमा करने का अधिकार आपको मिल गया। इसी को कहते हैं दोस्तों लॉ की भाषा में कॉज ऑफ एक्शन, यानी वाद का कारण, मुकदमा करने का कारण। तो दोस्तों, मैं कह रहा था पहले ही, ये प्रत्येक सूट को दाखिल करने के लिए, प्रत्येक सूट को न्यायालय में फाइल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में की गई है। दोस्तों, जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, उसे चैलेंज करने के लिए न्यायालय में सूट दाखिल करने की समय सीमा 3 साल है। जैसे दोस्तों, सेल डीड हो गया यानी विक्रय पत्र, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड हो गया, रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड हो गया, यानी किसी तरह का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, किसी भी तरह का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके विरुद्ध में मुकदमा फाइल करने का, मुकदमा दाखिल करने का न्यायालय में समय सीमा है 3 साल। दोस्तों, अगर 3 साल के बाद आप मुकदमा करेंगे तो न्यायाधीश महोदय कानून के अनुसार खुद ब खुद इसे खारिज कर देंगे। दूसरा देखते हैं उदाहरण दोस्तों, पोजेशन रिकवरी सूट, यानी आप बेकब्जा हो गए जमीन पर से, आपका जमीन कोई बलपूर्वक कब्जा कर लिया, अब वो दबंग व्यक्ति है, उससे आप कब्जा वापस लेने में परेशानी हो रही है आपको। वैसी परिस्थिति में आप या तो 44-45 में एसडीएम के पास जाते हैं, वहाँ आपको आपके पक्ष में फैसला होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप जो दबंग व्यक्ति आपके जमीन पर कब्जा किए हुए है वो अपना कब्जा को छोड़ता नहीं है। वैसी परिस्थिति में आपको पोजेशन रिकवरी सूट फाइल करने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट को दोस्तों यह पूर्ण अधिकार है कि पुलिस को भेज करके आपका कब्जा आपको वापस दिला दे। तो दोस्तों, पोजेशन रिकवरी सूट की समय सीमा है 12 साल। आर्टिकल 65 है दोस्तों कि 12 साल के अंदर तक आप अपने कब्जा वापसी का केस कर सकते हैं। 12 साल के बाद अगर केस करेंगे तो टाइम बार्ड हो जाएगा और एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जादारी जमीन का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, अब दोस्तों आइए देखते हैं कि पहले क्या होता था। कोई सूट लिमिटेशन के बाद फाइल कर दिया गया, यानी समय सीमा के बाद दाखिल कर दिया गया। उसके लिए क्या होता था दोस्तों कि जब प्रतिवादी को, यानी विरोधी पक्षकार को जब नोटिस मिलती थी, सम्मन मिलती थी, वह न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना रिटन स्टेटमेंट देता था दोस्तों, और एक पिटीशन साथ ही साथ फाइल करता था ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी सीपीसी में। इसके अंदर में प्रावधान किया गया है दोस्तों कि कोई सूट जो कानून से बाढ़ हो, यानी कानून से बाधित हो, उसे न्यायाधीश महोदय खारिज कर देंगे विरोधी पक्षकार के आवेदन पर। यानी विरोधी पक्षकार ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का न्यायालय में आवेदन देगा, न्यायाधीश महोदय यह विचार करेंगे कि यह मुकदमा कानून से बाधित है या नहीं। अगर बाधित है तब खारिज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हाल में एक लेटेस्ट जजमेंट आया है 2024 में। 2005 में भी एक जजमेंट आया था दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। दोनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर विचार करते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है एस शिवराज रेड्डी वर्सेज आर रघुराज रेड्डी। इसका एसएलपी नंबर है दोस्तों 4237 ऑफ 2015, यानी 4235 ऑफ 2015। 2015 में यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था दोस्तों। यह हाई कोर्ट के एक एसएलपी के अगेंस्ट में फाइल किया गया। इस केस के अंदर में वादी हार गया था, अपीलांट हार गया था, तो अपीलांट ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल किया, अपील फाइल किया एसएलपी के अंदर में। दोस्तों, यह मुकदमा का फैसला हुआ है दोस्तों 16 मई 2024 को। इसी साल के मई महीने में इसका फैसला सुनाया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस के अंदर में एस शिवराज रेड्डी वर्सेज आर रघुराज रेड्डी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि नहीं, अगर विरोधी पक्षकार ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी के अंदर
न्यायालय में मुकदमा खारिज करने का आवेदन नहीं भी देता है, फिर भी अगर न्यायाधीश महोदय उस केस को पढ़ें और ये पाएं कि हाँ यह मुकदमा टाइम बार्ड है या यह मुकदमा कानून के किन्हीं धाराओं से बार्ड है, ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय को खुद अधिकार है कि वह उस मुकदमे को खारिज कर दें। दोस्तों, कानून भी यही कहता है कि समय सीमा के बाद जो भी मुकदमा आप दाखिल न्यायालय में करते हैं वह खारिज कर दिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एस शिवराज रेड्डी वर्सेस एस रघुराज रेड्डी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया। अब इसी केस के अंदर में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने जजमेंट 2005 के जजमेंट का साइटेशन दिया। दोस्तों आइए अब उस केस को देखते हैं, उसका हेडिंग देखते हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, उसके बाद जज ने उस केस में क्या ओपिनियन दिया उसे देखेंगे। दोस्तों जनरली वीडियो बनाने में मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस का साधारणतया वर्णन नहीं करता, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको भी उससे समझने में कोई परेशानी होती है। दोस्तों सिंपली रूप से जो जजमेंट कोर्ट का है उसे ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप अपने केस को आसानी से समझ सकें। दोस्तों केस का टाइटल है VM सालगांवकर एंड ब्रदर्स वर्सेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ पोर्ट ऑफ मरमुगांव एंड अदर्स। दोस्तों इस केस के अंदर में 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह निर्णय दिया कि अगर किसी केस के अंदर में न्यायाधीश महोदय यह पाते हैं कि कोई केस समय सीमा के बाहर दाखिल किया गया है न्यायालय के अंदर में, वैसे केस को न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह खुद ब खुद उस केस को खारिज कर दे, बिना विरोधी पक्षकार के पिटीशन दिए हुए, यानी बिना विरोधी पक्षकार के प्रार्थना के। दोस्तों इस प्रकार आज का टॉपिक भी आप देखे होंगे कि समय सीमा के बाहर दाखिल किए हुए, यानी समय सीमा के बाद जो भी न्यायालय में मुकदमा आप दाखिल करते हैं उस मुकदमे को न्यायाधीश महोदय खारिज कर देंगे। आज इन्हीं दो जजमेंट के द्वारा मैं यह समझाने का भी कोशिश किया दोस्तों कि समय सीमा के बाद आप मुकदमा दाखिल न करें। अब दोस्तों प्रश्न उठता है आपके साथ कि मान लीजिए कोई फॉर्जरी आपके साथ कमिट कर दिया, जैसे आपके जमीन को कोई तीसरा व्यक्ति बेच दिया, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों वैसी स्थिति में क्या प्रावधान है दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 यह प्रावधान करता है दोस्तों कि अगर आपके साथ फॉर्जरी कमिट हुई है तो जिस दिन से उस फॉर्जरी के बारे में जानकारी आपको मिली उस दिन के बाद आपका समय सीमा शुरू होता है। जैसे दोस्तों इसे एक उदाहरण से समझे, छोटा सा, आपकी जमीन है, आपके भाई ने किसी को बेच दिया आपके हिस्से की जमीन को, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। जिसने रजिस्ट्री करवाया वो उस जमीन पर कब्जा में नहीं आया, न वो दाखिल खारिज कराने गया, न म्यूटेशन कराने गया, वो चुपचाप बैठा रहा कि समय सीमा 3 साल समाप्त हो जाए और 3 साल के बाद तो जिसकी जमीन बिकी है वह भाई न्यायालय में जा नहीं सकता, चूंकि समय सीमा 3 साल है। हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि किसी भी रजिस्टर्ड डीड को न्यायालय में चुनौती देने का समय सीमा 3 साल है। अब 3 साल के बाद वह व्यक्ति जिसे आपके भाई ने चुप्पे से बेच दिया था, माने आपके बिना जानकारी में बेच दिया था, वह आता है जमीन पर कि यह जमीन मेरा है। अब आपके पास समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 3 साल पूरा हो चुका है, आप न्यायालय में जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में आपका अधिकार तो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 17 में यह प्रावधान किया गया, किसी भी तरह का अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, जाली और फरेबी हुआ है, जालसाजी हुई है, जिस दिन से उस जालसाजी के बारे में आपको जानकारी हो उस दिन से आपकी समय सीमा शुरू होगी। यानी 3 साल बाद वह व्यक्ति आता है, कहता है कि मैंने रजिस्ट्री करा ली, तो आज से आपका मुकदमा का समय शुरू है। दोस्तों आज आप उस 3 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी आप उस व्यक्ति पर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, यह लिखते हुए कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों इसी तरह से आज का वीडियो जो था उसका पूरा का पूरा उत्तर मैंने कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से दे दिया। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।